Audio Jungle. नमस्कार, मैं अमित पाटीदार एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं डिजियाना निमाड़ के हमारे इस कार्यक्रम मेरा निमाड़ मेरी आवाज में। सर्वप्रथम तो मैं अपने सारे दर्शकों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी और अपनी टीम की तरफ से कि हमारे पहले ही एपिसोड को आपने इतना स्वीकार्यता के साथ स्वीकार किया। हम लोग हृदय से आभारी हैं आपके और आगे भी आप ही के मुद्दों को उठाते आएंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले एपिसोड में कहा था, मेरा निमाड़ मेरी आवाज केवल मेरी आवाज नहीं है। मेरा निमाड़ मेरी आवाज हर उस व्यक्ति की आवाज है, हर उस बंदे की आवाज है जो कहीं ना कहीं निमाड़ में हर मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है। आज इसी तारतम्य में आप ही लोगों की डिमांड पे, सारे दर्शकों की डिमांड पे हमारे बीच मौजूद हैं पूर्णा ठाकुर जी और लक्ष्मण इंगले जी। पूर्णा ठाकुर जी नगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं लक्ष्मण इंगले जी। मैं स्वागत करता हूं आप दोनों का और शुरू करते हैं हम। आज हो सकता है कि बहस कुछ तीखी भी हो, क्योंकि मुद्दे भी हमारे पास वैसे ही हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कार्यक्रम के शुरुआत में, मुद्दे हमारे नहीं हैं, मुद्दे एक आम जनता के हैं। प्रश्न भी हमारे नहीं है, प्रश्न भी आम जनता के हैं। दोनों जवाबदारों से जवाब लेने की ड्यूटी हमारी है, जो हम पूरी तरह से करेंगे। पूर्णा जी, छोटा सा प्रश्न आप दोनों से है, आप दोनों चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि हम लोग एक एक करके बोले। इन 7 सालों में आप भाजपा की क्या उपलब्धि मानते हैं? इन 7 सालों में भाजपा जो पार्टी विद डिफरेंस का नारा लेके चली थी, भाजपा जो राष्ट्रवाद को सिरोधार्य करके चली थी, भाजपा जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति दीनदयाल जी की कल्पना के अनुसार पहुंचने का दंभ करती थी, मैं जहां तक पाता हूं इन सारी चीज़ों पर भाजपा बुरे तरीके से फेल हुई है। सबसे पहली बात आती है कि पार्टी विद डिफरेंस की, पार्टी विद डिफरेंस खत्म हो गया। बंगारू लक्ष्मण के से लगा के तो तमाम प्रकार के उदाहरण हैं। आज भाजपा सत्ताजीवी हो गई है। एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। हमने बंगाल में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने गोवा में देखा, हमने उस प्रदेश में देखा जहां लोकतंत्र के प्रतिमानों को ध्वस्त करते हुए केवल सत्ता हथियाने के लिए भाजपा ने हर वो हथकंडा अपनाया है जिसके आगे उनका पार्टी विद डिफरेंस का नारा धूमिल हो जाता है। दूसरी चीज आती है राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद का क्या तात्पर्य होता है? राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि राष्ट्र पहले, लेकिन भाजपा के लिए आज राष्ट्र पहले नहीं है, भाजपा के लिए आज भाजपा पहले है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश पहले हो, देश की जनता पहले हो, लेकिन भाजपा के लिए केवल और केवल सत्ता पहले है। आज सत्ता के हिसाब से सारे समीकरण हैं। ठीक ठीक ठीक, क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि भाजपा सत्ता लोलुपता में आ गई है, या यही शब्द कहें? भाजपा सत्ता को शिरोधार कर रही है, भाजपा सत्ता को पहले रख रही है, सत्ता ही सब कुछ हो गई है भाजपा के। तो मैं डिजियाना के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और कोरोना काल में जो हमारे अपने दिवंगत जो हमसे बिछड़ गए, उनकी आत्मा को भगवान सद्गति दे और उन्हें प्रणाम करता हूं। जैसा कि विषय आया है कि भाजपा केडर बेस नहीं है। भाजपा ने कभी भी अपने स्वांग के लिए कभी भी जनेऊ कुर्ते के ऊपर नहीं पहना है, या शिव मंदिर में जाकर वहां पर माथा टेकने का नाटक कभी नहीं किया है। जो काम हमने किया है वो दिल से किया है। आज पूरे राष्ट्रवाद को लेकर हमने 33.5 करोड़ जनता जो वंचित थी उनके खातों को हमने खुलवाया, उनको बैंकिंग से जोड़ा गया है। सौभाग्य योजना के तहत मंजरे टोलों में जाकर हमने लाइट की व्यवस्था की है। 70 साल से कहां थे ये लाइट? मेरा आदिवासी पीड़ित था, वो बल्ब, बिजली के बल्ब देखने के लिए तरसता था कि मेरे लिए कोई आएगा और ये लगाएगा, लेकिन 70 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोलुपता ही रही। लेकिन 2014 में जनता ने हमें आशीर्वाद देकर लोकसभा में भेजा। लोकसभा में भेजकर जब हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, उस लोकसभा की चौखट को माथे से मंदिर का दर्जा देकर
वहां से घोषणा करते हैं कि राष्ट्रवाद पहले भाजपा बाद में। 7 साल में ऐसी और कौन सी 7 उपलब्धियां आप गिनाएंगे? उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां ही रही, हमने घोटाले जी लगाकर नहीं करे। या हम आज आप 7 साल में सब में बड़ी उपलब्धि हमारी देश के अंदर ये है, जनता भी जानती है और आप भी शायद जानते हैं भाई साहब, कि हमारा 7 साल में एक भी घोटाले में नाम नहीं है। पहले के दौर में 2000 के दौर में जब आतंकवादी भारत में आते थे तो उसे जवाई जैसा बिहेव किया जाता था, लेकिन आज जब भारत के अंदर कोई आतंकवादी आता है तो घर में घुसकर उसे ठोक दिया जाता है। अभी आप देख लीजिए, कुछ समय से आतंकवाद का नाम ही नहीं है भारत में। यह हमारी उपलब्धि है। राष्ट्रवाद और अंत्योदय का नारा शुरू से हमारे बीच में रहा, उसी के तहत आज कश्मीर के अंदर धारा 370 को हटाने की जो नरेंद्र मोदी ने काम किया है, पूरे विश्व की निगाह थी हमारे ऊपर कि धारा 370 पर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। स्ट्रांग पोजीशन के साथ हमने ये काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। केडर बेस्ड पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और रहेगी। हम किसी खानदान के पीछे नहीं चलने वाले लोग हैं, ये स्पष्ट है। किसी खानदान के पीछे नहीं चलने वाले लोग हैं, क्या कहेंगे पूर्णा जी? खानदान के पीछे चलने वाले नहीं लोग हैं। बड़ा दुख होता है जब आप पूरे भारतवर्ष में फहरिस्त उठा के देखें। अमित शाह का बालक जो खिलाड़ी नहीं है लेकिन बीसीसीआई का प्रधान है, और सारा कोरोना काल में सारी गतिविधियां बंद थी, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री के बेटे का व्यापार व्यवसाय चालू था। मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता जो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको तो जुमला फेंकना है, इनको जुमला फेंकना है। आतंकवाद की घटना तभी होती है जब चुनाव होते हैं, क्योंकि उससे ये मानसिक रूप से जनता को बरगलाकर सत्ता हथियाना चाहते हैं। पुलवामा हो जाता है देश में चुनाव के पहले। कैसे हो जाता है पुलवामा? बड़ी बड़ी बातें करने वाली केंद्र सरकार इतने समय बाद भी हर किसी को खोज लेने वाली, नेक नियत की बात करने वाली, पुलवामा के जिम्मेदारों का पता नहीं लगा पाई है। तो ये तो जुमलेबाजी करके सिर्फ जनता का ध्यान भटका के और उसको संवेदनाओं के साथ उनकी खिलवाड़ करके केवल सत्ता हथियाना, जैसे मैंने कहा कि केवल और केवल सत्ता माई बाप है और सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लक्ष्मण जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि सत्ता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ये सीधा आरोप आप पे लगा रहे हैं पुलवामा का भी। सही कह रहा हूं मैं? पुलवामा का अभी तक पकड़ में नहीं आया। चुनाव के पहले ही ऐसी घटनाक्रम देश में क्यों होते हैं? पुलवामा के समय तो देश में चुनाव ही नहीं थे, उसके बाद चुनाव थे। अभी मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, इसके पहले कोई आतंकवादी घटना हुई क्या? नक्सलाइट हमला होता है जिसमें मैं आपके बीच में बोला नहीं, इसलिए मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने बोल दिया है। नहीं, आपने बहस को जवाब दिया। आप बिल्कुल बिल्कुल बी कंटिन्यू। पश्चिम बंगाल के समय कोई ऐसे आतंकवादी की घटना तो नहीं हुई। ठीक। कोरोना काल में प्रधानमंत्री से लगाकर हमारे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से लगाकर हमारा छोटा कार्यकर्ता कोरोना काल में जनता की सेवा के लिए तन मन से अर्पण से लगा रहा, उस पे भी आता हूं। और उसके बावजूद भी आरोप वही लगा रहे हैं जो घर से निकले नहीं। मादा वो था कि ठीक है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन घर में रहकर सुरक्षित रहकर अपने पड़ोसी का ध्यान न रखने वाले ऐसे कांग्रेसी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि घर में रहकर आपने केवल आरोपों का काम किया है। आज हमारे 7 वर्ष होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने सेवा कार्य के रूप में जनता के बीच में गए, जिसको जो आवश्यकता थी उसे वो आवश्यकता हमने मुहैया करी। आप भी मुझे नाम गिना दे, कोरोना काल को लेकर केवल बदनाम किया जा रहा है। किसी को नहीं मालूम था ये वैश्विक बीमारी है ये, और इनके तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया था कि भारत की उत्पत्ति है। कितनी बड़ी, कितनी आपको क्या बुद्धि की, आप किस हिसाब से सोच करते हैं? कोरोना वाला विषय थोड़ा सा हम इसके बाद लेंगे, इस पे आते हैं। छेड़ा है, इन्होंने विषय छेड़ा है तो मैं बात रखना चाहूंगा। क्या है कि ढोंग करने में माहिर है। एक दिन का ढोंग पूरे देश ने देखा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सारा वो करा, लेकिन आपको ध्यान में होगा, पूरे विश्व पटल को ध्यान में है। विश्व पटल का शब्द इसलिए मैंने उपयोग करा है कि
विदेशी दूतावासों के लोगों को भी जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो यूथ कांग्रेस, युवक कांग्रेस का नाम लेके टेक किया गया और उनसे सहायता मांगी गई, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उसमें। जब अनेक भाजपाइयों को जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की, बेड की, तो उन्होंने युवक कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देखा और युवक कांग्रेस ने उनको उपलब्ध करवाया। कौन सा भाजपा का कार्यकर्ता कोरोना काल में सेवा कार्य में जुटा हुआ था? अरे कोरोना काल में तो देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री गायब था। यह कोरोना आया ही इसलिए, एक ट्रंप को जिताने के चक्कर में और दूसरी ममता को हराने के चक्कर में। न ट्रंप जीता न ममता हारी और देश कोरोना से हार गया। जनवरी 2020 में राहुल गांधी जी ने बोला था कि देखिए कोरोना की सुनामी आने वाली है, देश के ऊपर बहुत बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा, देश बर्बादी की ओर अग्रसर हो जाएगा, कुछ करिए। लेकिन तब इनको ट्रंप को जिताने का जुनून था जो हमारी विदेश नीति के खिलाफ है, और ट्रंप को जिताने के लिए गुजरात में इतना बड़ा जमावड़ा इकट्ठा करा, केम छो ट्रंप कार्यक्रम आयोजित करा और लाखों विदेशियों को भारत की धरती पर बुलाया और फिर कोरोना सब दूर फैला। कोरोना की दूसरी लहर के लिए जब पूरा विश्व चिल्ला रहा था कोरोना पे दूसरी लहर खतरनाक होगी, एक मिनट, दूसरी लहर खतरनाक होगी, तब पूरी भाजपा अपने लाव लश्कर के साथ हजारों करोड़ की भ्रष्टाचार की राशि के साथ पश्चिम बंगाल में लगी थी और पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा था कि हम ममता को हराएंगे। ममता भी नहीं हारी। अब एक मिनट में अपने दर्शकों को कह दूं कि मुद्दा हमारा यह था कि 7 साल की उपलब्धियां, लेकिन ये ले दे के आ गया है कोरोना पे। मिलते हैं छोटे से, बिल्कुल उपलब्धियां भी पूछ रहे थे, लेकिन बिल्कुल है ही नहीं उपलब्धि। उपलब्धि है लोगों का पारस्परिक अविश्वास, उपलब्धि है बढ़ती हुई महंगाई। एक मिनट के लिए मैं आपको रोकूंगा। बिल्कुल, ये जो सारे आरोप एक साथ आप पे लगे हैं, क्या जवाब देंगे आप? ये आरोप नहीं है, ये कुंठित है। ये अपनी उसमें कुंठित है। अपनी सरकार के 70 साल के जो कारनामे जो थे, 2G एक्सट्रम जी फलाने ऐसे करके घोटाले किए, सब चीजों में घोटाले किए। कोई अपराध नहीं। आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रामदेव, अन्ना हजारे, जिन्होंने ये सारे आरोप, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। अपनी कुंठा को बाहर निकालिए, काम नहीं चलेगा। आवाज सच्चाई की आवाज ऐसी रहती है। सच्चाई की आवाज अपनी जगह है, आप अपनी जगह है। मैं ये कह रहा था कि हम लोग जिस मुद्दे पे बहस कर रहे हैं वो अपनी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मैं 70 साल का तो मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है। 7 साल के मैं बता रहा हूं, उज्ज्वला योजना से लेकर ये सारी योजना का कई में तो आपने भी फायदा लिया होगा। जो मोदी सरकार का ये हम राष्ट्रवाद समय पहले, उसके बाद भाजपा, फिर भाजपा का कार्यकर्ता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कभी भी भारत का नाम नीचे नहीं गिरने दिया। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश की मैं आपको बता दूं, उपलब्धि भी बता रहा हूं मैं आपके उपलब्धि और आपके भारत का नाम नहीं गिरने देगा। वो तो हमने कमलनाथ के मुंह से सुन लिया, वो तो हमने कमलनाथ के मुंह से सुन लिया कि भारत को कैसे बदनाम किया जाता है। कमलनाथ से 4 दिन पहले तुमने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हलफनामा तो तुमने दिया था, राम को काल्पनिक बताने वाले। हलफनामा तुम देते हो, राम जी को काल्पनिक बताते हो। आप राम जी को काल्पनिक बताने वाले लोग हमें शिक्षा देंगे। भाजपा की सरकार ने दिया है। मेरी भारतीय जनता पार्टी की अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, लेकिन हमने दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी बहस बहुत गर्म हो गई है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर कंटिन्यू करते हैं मेरा निमाड़ मेरी आवाज। टिचियाना न्यूज निमाड़ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मेरा निमाड़ मेरी आवाज होगी जनता के मुद्दों की बात, साथ ही जमीनी मुद्दों को उठाकर रखा जाएगा जिम्मेदारों के सामने। अगर आपके पास कोई ऐसा मुद्दा या जन सामान्य की समस्या है तो उसे हम देंगे मंच और प्रतिनिधियों से मांगेंगे जवाब। अगर ऐसी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप भेजिए उसे स्क्रीन में दिए गए नंबरों पर। चट्टान सा रख हौसला और खुद को पहचानना। ब्रेक के बाद आपका पुनः एक बार स्वागत है। अब दोनों जनप्रतिनिधि अपनी बात खुल के कहने की स्थिति में आ गए हैं, इसलिए मैं एक ज्वलंत मुद्दा उठाऊंगा और मैं हर मंच पे उठाऊंगा और हर जनप्रतिनिधि से पूछूंगा कि ये जो त्रासदी हमने झेली है कोरोना, और सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर भी आएगी, तो पहला तो मेरा प्रश्न ये रहेगा कि क्या कोरोना में इनके प्रयास सफल रहे हैं या विफल रहे हैं? पहले मैं लक्ष्मण जी से पूछूंगा। लक्ष्मण जी,
ये कोरोना काल पूरा गया, बहुत सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी। तो क्या मानते हैं आप कि शासन इसको रोकने में और संभालने में पूर्ण रूप से सफल रहा है? देखो, इतनी बड़ी त्रासदी में शासन अकेले इस चीज को संभालने संभव नहीं था। पूरे खरगोन नगर के, पूरे खरगोन जिले के सभी संवेदनशील लोग, माननीय लोग, सभी जुड़कर सभी ने अपना सहयोग दिया। हमारे सांसद जी ने भी उसमें राशि देकर सहयोग किया। हमारे लोकप्रिय विधायकों ने भी उसमें अपनी राशि देकर जनता के लिए काम को आगे बढ़ाया। आज ऐसा नहीं है कि कोरोना काल से सचेत थे, लेकिन क्या होता है जब किसी कमरे में, किसी मकान में 10 लोगों की कैपेसिटी रहने की होती है और अचानक उसमें 50 व्यक्ति आ जाते, थोड़ी अव्यवस्था मैं होती रोकूंगा है। आपको। यही हर जब मंच पे व्यक्ति कहता है कि जिस कमरे में 5 आदमी के रहने की व्यवस्था है उसमें 50 आ गए। अरे भैया 50 आ गए, हमारे घर में शादी होती है तो हम होटलों की व्यवस्था करते हैं, धर्मशालाओं की व्यवस्था करते हैं, उनके खाने के लिए हलवाई लगाते आपकी हैं। बात ठीक है, शादी एक प्रायोजित कार्यक्रम है। अचानक भी कोई काम नहीं, हो जाता है तो हम- प्रायोजित कार्यक्रम होता है, साल भर पहले से प्रायोजिक कार्यक्रम है, साल भर पहले से प्रायोजिक कार्यक्रम होता है, इसलिए उससे हम व्यवस्था करके रखते हैं। व्यवस्था हमने करके रखी थी, लेकिन अचानक इतना बड़ा विस्फोट होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस खरगोन के उन सजीरा लोगों को, कांग्रेस के लोगों को भी, बीजेपी के लोगों को भी और सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी कि जिन्होंने पूरा मिलकर इस कोरोना को हराने में हमारा सहयोग किया है। निश्चित वो धन्यवाद के पात्र है। हमारे मुख्यमंत्री ने कल ही घोषणा करी है कि जो भी कोरोना वॉलियंटियर्स है उनका मैं सम्मान करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, सामाजिक स्तर पे हो या राजनीतिक स्तर पे, मैं उनका सम्मान करूंगा। क्योंकि इस कोरोना की चेन को तोड़ने में कोई अकेले प्रशासन या मुख्यमंत्री इनका काम नहीं, पूरे सभी लोगों का साथ इसमें रहा। इसलिए आज हम लोग कोरोना की मतलब आप ये मानते हैं कि कोरोना का जो हमने एक पूरा पीरियड देखा उसमें हम पूरी तरह से जैसे भी उसको मैनेज करने में रहे हैं, सफल रहे हैं? पूर्णा जी, मेहमान आ गए, ये हो गया, क्या कहेंगे आप इसमें? मुझे इनकी संवेदनहीनता पे बड़ा दुख होता है। सारी गंगा लाशों से पटी पड़ी थी। इस देश का कोई ऐसा शहर नहीं था जहां के शमशानों ने 24 घंटे काम नहीं किया। कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं था जहां पर दफनाने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगी हो। इस बात का गवाह खरगोन शहर भी है। उस पर बेशर्मी ये कि ये जवाबदेही भी लेने को तैयार नहीं है और बड़े बेतुके उदाहरण देके वैदेशिक महामारी, पूरा विश्व इससे वो, और हमारे घर में 50 लोग आ गए, ये आ गए। अरे साहब, आपकी जवाबदेही है। आप केवल लोकतंत्र में चुनाव इसलिए नहीं होते हैं कि 5 साल के लिए हमको एक चरवाहा मिल जाए और वो भेड़ों को आप एक दिशा में अगर अग्रसर करे। एक लाइन में मैं कहूं तो कोरोना भारत की जनता भेड़ नहीं है। आप पहले अपनी जानकारी स्थिति करिए कि भारत की जनता भेड़ नहीं है, जनता भेड़ नहीं है। कोरोना में सरकार, जनता बीच में नहीं बोला, कोरोना जनक में होती है। सरकार, कोरोना में सरकार पूरे तरीके से विफल रही है। दुख तब होता है जब कोरोना में मरने वाले लोगों को भी इन्होंने मृतक स्वीकार नहीं किया है। इस खरगोन में आज की तारीख में आंकड़ा मात्र 250-250 के आसपास है मृतकों का, लेकिन पूरे जिले का, लेकिन इससे 2 गुनी 3 गुनी केवल खरगोन शहर में मौतें हुई है। खरगोन वो दौर इतना भयावह था। कोरोना से तो भारतीय जनमानस जीतेगा। ये भारतीय सिराओं में बहने वाला लहू हल्का पतला नहीं है। हर समस्या से, हर विपदा से भारतवासी पार करके आए हैं, लड़ के आए हैं। तो ये किसी के रहमो करम पे नहीं है। ये जनता ने अपनी लड़ाई लड़ी है। जनता ऑक्सीजन के लिए तरस रही थी, जनता बेड के लिए तरस रही थी, जनता रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तरस रही थी। और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का कारोबार पूरे देश में, प्रदेश में बड़ी मात्रा में आपदा में केवल अवसर ढूंढा। मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट के लिए, मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट के लिए, मैं आपको रोकूंगा। आरोपों की पूरी झड़ी, ये लड़ाई अभी कम है। एक बिल्कुल, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। मैं उन्हीं से जवाब तो ले लूं। बिल्कुल बिल्कुल। आरोपों की पूरी झड़ी, सबसे बड़ा आरोप क्या, आपने मृतक स्वीकार ही नहीं किए। ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं थी, रेमडेसिविर बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे, और अगर उपलब्ध भी थे तो क्या आप कह रहे हैं नकली पानी वाले भी थे। और एक जो मूल्य होता है उस मूल्य से कहीं अधिक मूल्य पे ब्लैक में भी बिके, ये आपने भी सुना होगा।
देखो रेमडेसिविर की जहां तक है, हम तो पूरी बात करें। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि क्या शासन ने मृतकों को मृतक स्वीकार किया है? मृतक अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो खरगोन जिले में जो 214 लोगों की मृत्यु हुई उस पर हमने शोक संवेदना व्यक्त की। पूरे मध्य प्रदेश में 8,000 के समथिंग लोगों की मृत्यु हुई, उससे भी हमें दुख हुआ। मृत्यु का प्रमाण पत्र हमने जारी किया है, स्वीकार कैसे नहीं कर सकते? अभी आपने जनता को भेड़ कहा, खरगोन में 214 ही मरे हैं, 224 के सलाह है। अभी आप जवाब ले लें। आप जवाब आपने ले लें। जनता को भेड़ हाँकने का कहा है। गलती हुई है, भेड़ नहीं कहा। आप मैं अभी जवाब ले लें। आपको पूर्णा जी परिभाषा बता रहा हूँ। जी मैं भी, मुझे परिभाषा की आवश्यकता नहीं है पूर्णा जी। मेरी बात आपके प्रमाण पत्र की मुझे आवश्यकता नहीं। मैं ISI सर्टिफिकेट आदमी हूँ, तय होती है, इसलिए मुझे आप तो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट बांटने की एजेंसी लगा रखी है। अभी सरकार से प्रश्न करेंगे तो मुझे देशद्रोही कह देंगे। अभी सरकार की गलत नीति आप देशद्रोह की बात करोगे तो देशद्रोही देशद्रोही की बात करोगे तो देशद्रोही का कहलाओगे। यूं मरने नहीं देते। अगर हमने मरने नहीं दिया है, हमने कोरोना काल में अगर ऐसे देश प्रेम होता तो आज जो महंगाई से मर रही है सुनिए सुनिए उसे सुनिए मरने सुनिए नहीं देते। नहीं, हम यहाँ बहस करने बैठे हैं और बहस का कोई निराकरण नहीं। अगर इस तरह से बोलते चलेंगे तो आप अपनी बात करेंगे, आप अपनी करेंगे और मैं कहीं ना कहीं इसमें इंटरप्ट कर दूंगा। मेरा निवेदन है कि आपने बस तार्किक बात टू द पॉइंट तथ्यों के साथ आए। मैं तार्किक ही बात, आप दोनों से आंकड़ों की ही बात कर रहा हूँ। आंकड़ों में बात मैंने आंकड़ों में ही बात करी है। अभी इससे पहले आपने जो मैंने आपको उत्तर दिया वो आंकड़ों में किया, हाँ। लेकिन उसके बीच में ये कुंठित है तो कुंठा इनकी बाहर निकल जाती है तो मैं क्या करूंगा? एक मिनट, आंकड़ों में बात करें। मेरा एक प्रश्न है माननीय लक्ष्मण भाई से कि क्या केवल खरगोन में 214 लोग ही मरे हैं जैसा इन्होंने अभी बताया? केवल 214 मरे हैं क्या? ये हाँ या ना में जवाब दे। भाई जो आंकड़े जो हमारे पास हाँ या ना में जवाब दे। है, हम आंकड़े के हिसाब से जो इन आंकड़ों से थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन आंकड़ों से थोड़ा सा आंकड़े बताता हूं। खरगोन वार्ड क्रमांक 18 मौतें, वार्ड क्रमांक 20 10 मौतें, वार्ड क्रमांक 21 22 मौतें, वार्ड क्रमांक 22 6 मौतें, आपको हर वार्ड की जानकारी, जो आंकड़े ये जिले के बता रहे हैं आपके पास तो आधे शहर में लोग मरे हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि लोग एक दिन में अस्पताल से 40 50 लाशें निकलती थी और सरकार एक या 2 कोरोना पॉजिटिव से मृतक बताती। अब हम थोड़ा सा लोग किससे मरे हैं? मेरी बात सुनिए, अब थोड़ा सा हम इससे आगे चलते हैं। तीसरी लहर जो आ रही है इसकी तैयारी क्या है लक्ष्मण जी हमारे पास? तीसरी लहर के लिए प्रशासन के साथ जनता भी मुस्तैद है। प्रशासन ने तीसरी लहर से जीतने के लिए वार्ड स्तर तक प्रबंध समितियों का, संकट प्रबंध समितियों का गठन किया हुआ है। गठन वो इसलिए किया है कि अगर एक भी पॉजिटिव अगर उस क्षेत्र में निकलता है तो वो वहां पर जानकारी लेकर, अभी तक क्या होता था कि कोई व्यक्ति जैसे हॉस्पिटल में जगह ना होने के कारण होम क्वारंटाइन होता था। अब होम क्वारंटाइन होता था तो उसके क्या कहीं ना कहीं उनके हाथ पैर लग ही जाते थे। लेकिन अब प्रशासन ने जो वार्ड स्तर तक की जो जमीन पर उतरकर समितियां बनी वो उसकी निगरानी के लिए बनाई। समय समय पर वहां पर बैठक होगी। अगर वहां पर ऐसा कोई क्राइसिस लगता है तो उसे दूर करने के लिए प्रशासन से लेकर सरकार तक बात करी जाएगी। बहुत अच्छे कि अब हम ग्राउंड लेवल पे उतर गए हैं। जनता तो मुस्तैद हो चुकी है क्योंकि दूसरी लहर में देख चुकी है कि सरकार नहीं, ने अपना तो हाथ ऊंचे कर दिए। सरकार ने वाकई में, मैं मोदी जी जो बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत दूसरे विषयों में कितना हो गया है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन इस बंदे ने कोरोना में वाकई भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। तुम्हारी तुम निपटो, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। बहुत अच्छा। अब मैं अगले जो प्रश्न पे आ रहा हूं, अगला प्रश्न ये है वैक्सीनेशन का। जब चुनाव होते हैं, आप शायद दोनों महानुभाव मेरी बात से सहमत होंगे, तो हम वार्ड वाइज लिस्ट बनाते हैं कि 18 से ऊपर वाले कितने, किनके घर में पर्ची देना है कि कल आपको आके वोट करना है। अभी हमने शासन पे छोड़ दिया है, कुछ एनजीओ पे छोड़ दिया है कि वो आते हैं और इंजेक्शन लगवाते हैं। क्या कारण है कि हम आज भी वैक्सीनेशन के उस दौर को या उस पर्टिकुलर डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि हर कार्यकर्ता दोनों पार्टी का, आप दोनों बहुत सीनियर है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अपने अपने वार्डों में जाएं, अपनी अपनी एक टीम बनाएं, घर घर से आदमी को लाएं, वार्ड वाइज कैंप लगाएं और उसको वार्ड में ही टीकाकरण कराएं, जैसे हम पोलिंग बूथ बनाते हैं? क्या संभव है
बिल्कुल संभव है। क्या इसके लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं? हमारा भारतीय जनता पार्टी का, जैसा आपने बताया कि वोटर लिस्ट पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से चलता है। हाँ, पन्ना वो प्रमुख से प्रमुख चलता है, पन्ना तो प्रमुख इसमें से चलता है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वही काम कर रहा है। हमने तो कांग्रेसियों को भी वैक्सीन लगाने की चिंता जाहिर करी है। तो लगवा रहे हैं हमारी वैक्सीन। समिट अभी हमारी कुछ दिन पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष से हमारी वर्चुअल रैली थी। हमारे एक मंडल अध्यक्ष ने बड़ी चिंता व्यक्त करी कि साहब हम लोग सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का आग्रह कर रहे हैं, तो हमारा एक आग्रह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी कि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी वैक्सीन खुद भी लगाए, अपने रिश्तेदारों को लगाए, अपने यार संबंधियों को भी लगाए, बरगलाने का काम ना करें। वैक्सीन प्राणदेही है। टीका कोई सा भी, चाहे वो माथे पे लगे या भुजा पे लगे, वो प्राण देता ही है, ऊर्जा देता है। इसलिए मैं इनसे हमने आग्रह किया था कि साहब आप खुद भी लगाएं और अपने यार दोस्तों को भी लगाएं, अपने सगे संबंधी को लगाएं, लेकिन बरगलाने का काम कांग्रेस ना करे, क्योंकि ये आपदा की घड़ी है। सारे अपनी कुंठाएं छोड़ दें, अपनी सारी जो भी वो है उसको छोड़ दें और इस काम में जुट जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुट चुका है, कमर कस चुका है। आने वाले कुछ समय चूंकि अब अनलॉक हो चुका है, अब आने जाने की कुछ पाबंदियां भी खत्म हो चुकी। हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट ईयर कार्यकर्ता नेक्स्ट इसी काम में भिड़ने वाला है कि जो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं उससे हाथ जोड़कर हम निवेदन करेंगे कि साहब आप वैक्सीन लगाइए, किसी के बरगलाहट में नहीं आइए। जरूरी कर दीजिए ना वैक्सीन, बिल्कुल जरूरी हो सबके लिए जरूरी कर दीजिए वैक्सीन। वैक्सीन क्यों नहीं जरूरी कर रहे हैं? खरगोन शहर की अगर मैं बात बताऊं, जहां मेरे नॉलेज में है, वहां पे हर व्यापारी को टीकाकरण जरूरी हो गया। जी कर रहे हैं। तो वैसे हर आदमी को वैक्सीन जरूरी कर सकते हैं? वैक्सीन हम लोग जरूरी करेंगे, लेकिन निवेदन करके करेंगे, क्या आग्रह करके करेंगे कि साहब क्या आइए, वैक्सीनेशन हमारे शहर में सही राष्ट्र होगा? हित में टीका जरूर लगाइए। बताएं। राष्ट्र हित में, स्वहित में, धर्म हित में, समाज हित में, जगत हित में कुंठा टीका तो कुंठे को लगना ही निकालते चाहिए। हुए टीका तो टीका लगना ही चाहिए, लगेगा टीका। लेकिन मैं डिजियाना के प्यारे दर्शकों को मेरा निवाड़ मेरी आवाज के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि फरवरी 2021, अप्रैल में बड़ा हड़कंप मचा था कोरोना से। फरवरी 2021 भारतीय परिदृश्य पे से एक आवाज चली कि भारत ने कोरोना को हरा दिया है। मार्च 2021 अप्रैल के जस्ट जो लाशों का अंबार भारतवर्ष में लगा ना, जो असमय काल कवलित हुए ना, उसके जस्ट एक महीने पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित किया। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कोरोना को हरा चुका है। आज हम कोरोना से जंग जीत चुके हैं और हम सारे विदेशों को वैक्सीन सप्लाई करने लग गए, क्योंकि हमको हमारी खुद की ब्रांडिंग करना थी, ब्रांडिंग ऑफ मोदी। और भारत की शक्ति को बताना था कि भारत के पास क्या है। आज हमने इंजेक्शन दिए, हमने वैक्सीन दी, हमने आज हालात ये पैरासिटामॉल दिए, क्योंकि हम नहीं मिल पा रहे, देने लायक हो गए, हमने देने लायक बने इसलिए दिए। आंकड़ों की जुगाड़ पहले भारत मांगता था वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन 2000 ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ये बहस को रोकना पड़ेगी। नहीं, आप पहले 2014 के पहले भारत वैक्सीन उपलब्ध मांगने वाला था, दिसंबर तक, लेकिन 2014 के बाद भारत देने वाला हो चुका। आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं, सुनिए वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन के लिए लोगों में जागरूकता है। तुम तो हमको आत्मनिर्भर बना ही चुके हो, भाजपा से किसी देशवासी को कुछ है ही नहीं। सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल आप जोर से बिल्कुल जोर से किल्लत है। अगर ये संविधान है तो सुनिए। हाँ सुनिए, ये आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। 2014 के पहले आप अभी की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की कमी है कि नहीं? वर्तमान में है, इतिहास सबको मालूम है, इतिहास आप इनका जवाब दे लीजिए। कोना जी आप जवाब दे लीजिए, सबको मालूम है। आप पहले जवाब दे लीजिए। आप हम वो लोग नहीं है, देखिए, एक मिनट सुन मैं अपने लीजिए, दर्शकों को बहस बहुत तेज हो रही है, बता रहे हैं। हम वो लोग नहीं है, हम वो लोग नहीं है। अब मैं शांत हो गया, इन्हें तो बोलने दीजिए, ये अपनी बात पूरी कर रहे हैं, फिर मैं अपनी बात अरे करिए। लक्ष्मण भाई सुनो तो, अगर इतिहास नहीं होता, अगर इतिहास नहीं होता तो आप कौन से अस्पताल में पैदा हुए? अगर इतिहास नहीं होता आप कौन से कॉलेज में पढ़े? अगर इतिहास नहीं होता आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? अगर इतिहास नहीं होता आपके जच्चे बच्चे कैसे हुए? अब मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ बोल लूं, नहीं, मैं कुछ बोल लूं, पड़ेगी, मैं कुछ बोल लूं, मेरा एक निवेदन, मैं
हाँ, मेरा एक कहिए, सेकंड कहिए, सुनिए। कहिए। लक्ष्मण भाई डिस्टर्ब मत करिएगा। हाँ। हम वो लोग नहीं है, हम मेरी बात सुनिए, हम वो लोग नहीं है, हम वो लोग, मुझे बोलने दीजिए, हम वो लोग नहीं है, मेरी हम बात वो लोग सुनिए। नहीं है, हम वो हम लोग शांति नहीं से- है, हम शांति से एक दूसरे की बात रख सकते हैं। फोड़ कर उसका डिंडोरा पीटे। हम वो है जो पाकिस्तान की डंके की चोट पे दो टुकड़े कर देते हैं, बांग्लादेश अलग थलग फेंक देते देखिए, हैं, पूर्णा जी, पाकिस्तान अलग थलग फेंक देते पूर्णा हैं, जी, केवल दो फटाके फोड़ के वाहवाही नहीं करते। मेरी बात सुनिए। आप देश 2014 के बाद नहीं था, देश 2014 मैं दोनों से निवेदन करूंगा, दोनों का माइक डाउन कर दिया जाए, नहीं था। दोनों से सुनिए लक्ष्मण जी, जोड़ने का काम करते हो। मेरी बात सुनिए। देश 2014 तो आप पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ो, ये बात पाकिस्तान बांग्लादेश की नहीं हो रही है। कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करे हैं, पाकिस्तान के दो टुकड़े करे हैं। इतना डिंडोरा नहीं पीटा देशभक्ति का। अरे परमाणु पोखरण परमाणु विस्फोट उसके पहले इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन डिंडोरा नहीं दोनों की आवाज कम कर दो, दोनों के माइक की आवाज कम कर दो, दोनों के माइक की आवाज कम कर दीजिए। और चिल्लाते ज्यादा। मेरी बात सुनिए, मैं माइक की आवाज कम करवा दूंगा पूर्णा जी। मेरी बात सुनिए, ये मुद्दा इतना ऊपर नहीं है। हम अभी बात कर रहे हैं, हम शहर की बात करें। भाई से प्रश्न है, क्या केवल 214 मरे हैं क्या? केवल 214 मरे हैं क्या? अब दूसरा मेरी बात सुनिए। एक मिनट सर, उनने जो जवाब हाँ, प्रश्न किया, हाँ, अगर आप अपने एक मन से बोल दो कि वहाँ इतना, यहाँ ऐसा, वहाँ वैसा, तुम घर से निकलेंगे, तुमको क्या मालूम? 2000 प्रशासन जो आप दे रहा है, आप कहा कोरोना काल के अखबारों को उठाइए। अभी आपको दिखाऊं? नहीं। अभी आपको अरे दिखाऊं? दिखाने, वो तो जनता अभी आपको दिखाऊं? मैं कहा था आप सब अपनी अपनी जगह थे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं आपको जिजियाना न्यूज निमाड़ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मेरा निमाड़ मेरी आवाज होगी जनता के मुद्दों की बात, साथ ही जमीनी मुद्दों को उठाकर रखा जाएगा जिम्मेदारों के सामने। अगर आपके पास कोई ऐसा मुद्दा या जन सामान्य की समस्या है तो उसे हम देंगे मंच और प्रतिनिधियों से मांगेंगे जवाब। अगर ऐसी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप भेजिए उसे स्क्रीन में दिए गए नंबरों पर। चट्टान सा रख हौसला और खुद को पहचानना। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मेरा निमाड़ मेरी आवाज में। बहस बहुत तीखी और गर्म हो गई थी, इसलिए हमें ब्रेक लेना पड़ा। लेकिन हम मुद्दे की बात पे आते हैं। कोरोना काल हमने देख लिया, तीसरी लहर की तैयारी के बारे में सुन लिया, लेकिन इस विपत्ति के काल में हमें एक चीज का आभास बहुत अच्छे से हुआ है कि खरगोन मुख्यालय पर एक मेडिकल कॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम इस तरह की कोई भी आपदा की घड़ी आती है तो वहां खरगोन वासियों को और आसपास का जितना भी भौगोलिक बड़ा क्षेत्र खरगोन के साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों को आसानी से अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं दे पाए। बीच में हमने सुना था कि महेश्वर में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो गया, मेडिकल कॉलेज वहां बन रहा है। बड़े हर्ष का विषय है, कहीं भी बनना चाहिए। मेडिकल कॉलेज अगर बन रहा है तो चिकित्सकीय सेवाएं ही मिलेगी व्यक्ति को। फिर पता नहीं कहां वो कागजों पर गुम हो गया। बाद में अचानक एक बात आई कि वो बड़वानी में कहीं बन रहा है। अब मेरे पॉइंट बड़े क्लियर हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी बड़े ही क्लियर अंदाज में जवाब दें। क्या आप मानते हैं कि खरगोन शहर जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं लगभग सभी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि आज खरगोन का प्रत्येक व्यक्ति की उसकी एक मांग है कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज खुले। मैं भी उनके साथ में कि मेडिकल कॉलेज खुले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इतने सरल व्यक्ति हैं कि अपने खरगोन की इस मेडिकल कॉलेज की मांग को वो सर स्वीकार करेंगे और मेरा दावा है कि वो एक दिन मेडिकल कॉलेज भी यहाँ देंगे और खुद भूमि पूजन भी करेंगे। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आज पूरे खरगोन शहर में, खरगोन जिले में जहाँ पर भी जो बात हो रही है, मैं उन सभी बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस मुहिम में लगे कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज आए। और हम खुद भी चाहते हैं कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज आए, उसकी सुविधा हमारे अंचल को मिले, ऐसा मेरा मानना है। और मुख्यमंत्री से हम लोग भी आग्रह करेंगे और ऐसा मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा खुद का विचार है कि मुख्यमंत्री जी खुद आएंगे और उस मेडिकल कॉलेज का खरगोन मुख्यालय पर भूमि पूजन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप ये मानते हैं कि बीच में जो अभी सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा था कि खरगोन का जो मेडिकल कॉलेज महेश्वर में था वो बड़वानी शिफ्ट हो गया? देखो, बड़वानी जिला अपना है
और प्रधानमंत्री ने प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज देने का वादा किया है, तो बड़वानी को मिले, लेकिन खरगोन मुख्यालय पे मिले ये नहीं, वही हम भी कह रहे हैं, बड़वानी को हर जगह। मैं तो कहता हूं कि चिकित्सकीय सुविधाएं विश्व स्तर की होनी चाहिए, ताकि हमारा कोई भी भाई चिकित्सा के बगैर या किसी और चीज के बगैर कहीं भी कोई अड़चन या समस्या में नहीं आए। पूर्णा जी, क्या राय है आपकी मेडिकल कॉलेज के बारे में? स्पष्ट रूप से मेरा मत है कि खरगोन शहर में खरगोन जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खुलना ही चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न है, जैसा कि मेरे भोले भाई ने बोला कि उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बहुत भोला और सरल है और एक दिन आएगा, वो दिन कब आएगा? वो दिन इसलिए नहीं आएगा कि खरगोन जिले का जो स्वीकृत मेडिकल कॉलेज था, आज वो स्वीकृत मेडिकल कॉलेज, मैंने इनको सुना, ये मुझे सुने। इतने सरल हैं वो बंधु कि खरगोन जिले का जो मेडिकल कॉलेज था, उस मेडिकल कॉलेज को उन्होंने गायब कर दिया। जो 9 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में खुलना था, 9वां जो खरगोन जिले के लिए स्वीकृत था, 9वां जो मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में दौड़ भाग करके उसको जमली जामा पहनाने की तैयारी हुई थी, वो अब गायब हो गया। सुन लो, मैंने आपको सुना, बिल्कुल आप कहिएगा, आपको मौका मिलेगा। आप मुझे सुनो, वो मेडिकल कॉलेज आज गायब हो गया। मेरा ये भाजपा के बंधुओं से, मेरे भाजपा के सारे नेताओं से निवेदन है कि उसी सरल और भोले मुख्यमंत्री ने, चूंकि खरगोन जिले में 6 विधायक कांग्रेस के हैं, इसलिए खरगोन जिले का अधिकार मेडिकल कॉलेज छीन लिया है। अब आप रोड पे नौटंकी मत करो, आपकी सरकार है, दावे के साथ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रदेश में भी आप हो, देश में भी आप हो, आप डंके की चोट मेडिकल कॉलेज लेके आओ, हम आपके साथ है इस लड़ाई। सुनिए, कोरी राजनीति बिल्कुल बरगलाओ मत। खरगोन जिला मुख्यालय का अधिकार मेडिकल कॉलेज। एक मिनट रोकूंगा मैं आपको, लक्ष्मण जी रोकूंगा मैं आपको। पहली बात तो मेडिकल कॉलेज को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करती, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके साथ। नहीं, इनका खुला आरोप है कि 6 विधायक जो है वो कांग्रेस के 5 विधायक हैं, एक निर्दलीय है, इसलिए ऐसा हो रहा है। यही चीज है। कहाँ गया? पहले तो कहाँ गया? बस एक मिनट, अब पूरा समय इनको भी देना। मेरी बात सुनिए, एक तो खुद ने 5 ने बंदरबाट कर ली। किस चीज की? मेडिकल कॉलेज पूछता है, बोलने दीजिए। नहीं, मेडिकल कॉलेज की। एक मिनट, हाँ बताइए, आप थोड़ा सा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपकी भी राय लूंगा। नहीं, बंदरबाट से क्या आशा है? मेडिकल कॉलेज। अरे सुन तो लें आप, उसके बाद से बात करें जी। अगर इन्होंने बंदरबाट करी तो चोर तो चुरा ही लेगा 9वां मेडिकल कॉलेज। मतलब क्या बोला जाएगा? मेरी बात बदलते ही, मेरी बात सुनिए, बदलते ही मेडिकल कॉलेज कहाँ गया खरगोन? मेरी बात सुनेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट का समय उन्हें देते हैं, उसके बाद शब्द और तथ्य, हम शब्द और बिल्कुल जानकारी आप मुझे ना दीजिए, मुझे आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं देता भी नहीं प्रमाण पत्र, शांति से। नहीं, प्रमाण पत्र देता भी नहीं। अपनी क्षमता जानता हूँ, आप बहुत क्षमतावान है, मुझे आपकी क्षमताओं पे हर्ष है। बात इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ रोड पर नाटक मत करो, मत शिवराज पकड़ो कि हमारा मेडिकल कॉलेज। आप इनका जवाब लेने दीजिए, आप इनका जवाब लेने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। क्या हम 2 मिनट शांत रह के इनका जवाब ले सकते हैं? बिल्कुल, तथ्य और शब्द। 2 मिनट हम शांत रहेंगे। बंदरबाट से क्या आशा है, पहले स्पष्ट करें, जवाब दीजिए। देखो, सबसे पहली बात तो इनने जो भारतीय जनता पार्टी को मेडिकल कॉलेज को लगाकर जो आरोप राजनीति करने का, हम राजनीति नहीं करते जी। आपके इस चैनल पे या फेसबुक व्हाट्सएप पे आप देखो कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुशंसा की है। रही बात इनकी ये कुंठित है, पहले बोला भी बोल रहा कि अपनी कुंठा को राजनीति का अमली जामा नहीं पैजामा। अब इसमें कौन सी कुंठा? 1 मिनट उनका पूरा जवाब खत्म हो जाने दीजिए, फिर हम बात करते हैं। मेडिकल कॉलेज में फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबसे बात कर मेडिकल कॉलेज खरगोन मुख्यालय पर खुला के रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अब ये कब तक खुलेगा, ये मैं प्रश्न करता हूँ आपसे, अब आप बताएं। देखो, अब अनलॉक हो चुका है जी, सभी जाने आने की व्यवस्था। हम लोग भोपाल जाएंगे, हमारे स्तर पर प्रधान मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि साहब जल्द से जल्द, कितनी जल्दी भी हो जाए, खरगोन में खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोलकर आप खुद भूमि पूजन करने आए, ऐसा मेरा विश्वास। और मुख्यमंत्री जी को मेरा विश्वास है कि वो जरूर इस बात को मान के
कुछ ही समय में हम उनसे जब मिलेंगे वो मेडिकल कॉलेज वो कुछ समय अभी हम बता नहीं पाएंगे, पहले हम जाएंगे उसके बाद बताएंगे ऐसा। उनको हमारी बात रखें, हालांकि मुख्यमंत्री तक विषय को पहुंच चुका है। जिस दिन एक हाँ कहिए आप अपनी बात को। विषय मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है, हम लोग जाएंगे उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि उनको बताकर कि साहब अपने को मुख्यमंत्री साहब से मिलकर हम लोग उनको मेडिकल कॉलेज खरगोन में मुख्यालय पर खोलने की बात रखेंगे और उनसे भूमि पूजन करने की आग्रह करेंगे। अब जैसा कि लक्ष्मण जी ने कहा है कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि यहाँ पे आके मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करें। जवाब लेंगे पूर्णा जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डिजियाना न्यूज निमाड़ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मेरा निमाड़ मेरी आवाज होगी जनता के मुद्दों की बात, साथ ही जमीनी मुद्दों को उठाकर रखा जाएगा जिम्मेदारों के सामने। अगर आपके पास कोई ऐसा मुद्दा या जन सामान्य की समस्या है तो उसे हम देंगे मंच और प्रतिनिधियों से मांगेंगे जवाब। अगर ऐसी कोई समस्या या प्रश्न है तो आप भेजिए उसे स्क्रीन में दिए गए नंबरों पर। चट्टान सा रख हौसला और खुद को पहचानना। ब्रेक के बाद आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है। अब जवाब की बारी पूर्णा जी की, और मैं चाहूंगा और इनसे निवेदन भी करूंगा जो बड़े संक्षिप्त वे में जवाब दें। बिल्कुल संक्षिप्त वे में जवाब दूंगा जैसा आपने चाहा है। मेरा सीधा सा वो है, मेरा माननीय खरगोन विधायक श्री रंजीत जोशी जी का हमारा सीधा सा स्पष्ट अभिमत है कि खरगोन जिला मुख्यालय पर खरगोन शहर में मेडिकल कॉलेज खुलना ही चाहिए। और जैसा कि भाई लक्ष्मण जी ने बोला कि मुख्यमंत्री जी एक दिन आएंगे, भूमि पूजन करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे जिस दिन वो खरगोन मेडिकल कॉलेज की सौगात देने आएंगे। हम विपक्षी होने के बावजूद भी उनका पुष्पहारों से स्वागत करेंगे कि वो खरगोन शहर को, खरगोन जिला मुख्यालय को मेडिकल कॉलेज दे। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि हाल फिलहाल में जो खरगोन जिले के लिए मेडिकल कॉलेज, इनको फिर मैं दुरुस्त करना चाहूंगा, जो इनका घोषणा पत्र इनको याद नहीं है कि बीजेपी सरकार ने, भाजपा सरकार ने अपने जो घोषणा पत्र में कहा है वो ये कहा है कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, न कि प्रत्येक जिले में। तो मेडिकल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बड़वानी भी है, उसमें खरगोन जिला भी है, तब जाके ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज जो सैंक्शन हुआ था वो मेडिकल कॉलेज, चूंकि मैंने जैसा कहा कि यहाँ पे 6 विधायक कांग्रेस समर्थित हैं, कांग्रेस के हैं, इसलिए यहाँ का मेडिकल कॉलेज बजट में जगह नहीं पा सका। और जो सौगात हमको 2021 में ही मिल जा, 20-21 में ही मिल जाना थी, वो हमको नहीं मिली। बड़ा अच्छा रहता कि पहले खरगोन जिले में जो मेडिकल कॉलेज आया था उसका बजट मेरे भाजपा करा लेते और फिर उसका भूमि पूजन शिवराज सिंह जी से खरगोन जिला मुख्यालय पे करवाते। ये अब जब संसदीय क्षेत्र की बात हुई तो वहां तक सच्चाई है कि मेडिकल कॉलेज संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित है, और अगर संसदीय क्षेत्र में है तो बड़वानी भी गया, तो हम इससे पुनः मान लें कि खरगोन में और ज्यादा तकलीफ रहेगी। खरगोन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। विकास के लिए हमारे नेताओं ने दरवाजे जनता के लिए खोल रखे हैं। मेडिकल कॉलेज अगर खरगोन में खुलेगा और निश्चित तौर पर खुलेगा। जब खरगोन में नया पुल बन रहा था तो वो भी संसदीय क्षेत्र में आ रहा था, वो बड़वानी में नहीं चले गया था, खरगोन में ही रहा। वो बड़वानी खरगोन का नाम है, संसदीय क्षेत्र। मेरा पूर्ण दावा है। अब नदी अगर बड़वानी में नहीं है तो उसमें कोई क्या करेगा? एक मिनट पूर्णा जी पहले उनके कुंठा निकाल दीजिए, बहुत तड़प है उनको, बहुत कुंठित है ये लोग। पहले आप जवाब दे दीजिए। मैं जवाब ही दे रहा था लेकिन अब बीच में बोल रहे हैं। पूर्णा जी मैं चाहूंगा पूरा जवाब सुन नहीं, पर मुझे ये बताओ कि पुल संसदीय क्षेत्र में कैसे आया? ठीक है, और पुल मेरी बात अभी आप खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र में रह रहे हो कि खंडवा बड़वानी में रह रहे हो, ये बताइए। बात है हमारा सही है, तुम्हारे कान में दर्द हो रहा है। जो बहस चल रही है वो मुद्दों पे चले, मुद्दों पे चले, केवल मुद्दों के। आप जवाब, हम लोग मुद्दों की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन अब उनके कान में दर्द हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप पूरी तरह से पहले जवाब दे जुमलेबाजी नहीं, तो आप भी पप्पू बने मत करिए। भाई दर्द किसको किसको कहा मालूम है, सब मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे आपके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये बहस को शायद मुझे बंद करना पड़े क्योंकि दोनों नेता इतने जोश में हैं कि मुद्दा जोश में, मैं तो इतने विश्वास में हूँ कि मेडिकल कॉलेज खरगोन आएगा,
निश्चित आएगा। और खरगोन की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि मित्रों, आप निश्चिंत रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरगोन मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज अवश्य लाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खरगोन का मेडिकल कॉलेज छीना है, ये खरगोन की जनता है जो तुमसे लड़। ये जवाब विजय लक्ष्मी साधो से पूछिए, विजय लक्ष्मी साधो बताएगी आपको कि खरगोन का मेडिकल कॉलेज किसने छीना। मेडिकल कॉलेज खरगोन से आप खरगोन मुख्यालय की सारी चीजें आप लेकर आपके गांव में JIT कॉलेज क्यों लेकर गए? मुख्यालय पर होता तो आप मुख्यालय में रोजगार का अवसर होते। अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो इस बहस को आगे ले जाऊं मैं। अरे हम तो सुनेंगे, लेकिन उनके कान में दर्द है, मैं क्या करूं? उनके कान में दर्द नहीं है, अगर दर्द भी है तो हम दर्द को दूर करेंगे, क्योंकि खरगोन की जनता की बात, सारी चीजें आम आदमी की बात, मेरी बात सुनिए, आम आदमी की ही बात करें। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। देखिए सुनिए 14 साल में आपके आकर युवाओं को ढोर चराने की बात करते हो तुम, और आप क्या बात करोगे जनता के? ढोर चराओगे, युवाओं से ढोर चरवाओगे, नकुलनाथ से ढोर चरवाना, समय कम है, नकुलनाथ से चरवाना का। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, तुम्हारी तुम निपटो। मेरी बात सुनिए, अंबानी को धनवान। अरे हम तो एक गरीब व्यक्ति की फैक्ट्री खुलाकर उसका आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे ढोर चराने वाली बातें नहीं कर रहे हम लोग। आपका फैसला अपने इस देश युवाओं से ढोर चरवाओगे, राष्ट्रहित की बात करा करो, राष्ट्रहित की बात करना चाहिए, खरगोन हित की बात करिए, अपने पंजा को अपने पास रखिए। पढ़े लिखे से आप ढोर चरवाओगे। दोनों का माइक बंद कर। अपराध है युवाओं की भावनाओं से। हो गया। अब मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि बहस तो हमारी चलती रहेगी और इसको चलते रहना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खरगोन की जनता की। और जैसा कि जानते हैं हम लोग भी कि खरगोन की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि वो अपने हक को लड़के और छीन के भी ले सकती है। लेकिन बात यहां लड़ने या छीनने की नहीं है। मैं एक आम आदमी का नुमाइंदा हूं, मैं आप लोगों का चेहरा हूं, मैं आप लोगों की बात उठाता हूं इन जनप्रतिनिधियों से, ताकि आपकी बात का सही जवाब इस मंच से मिल सके। मेरा दोनों से निवेदन है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठे, पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठे, और जो खरगोन के हित की बात है, और जो खरगोन के लिए सही बात है, जो खरगोन के लिए उपलब्धियों की बात है, हम उसको आगे लेके जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी मैंने हमें एक अच्छा नेता। आपने मेडिकल कॉलेज का मुझसे प्रश्न किया था, सब में पहले मैंने क्या दिया था? मैंने सबको धन्यवाद दिया था, सभी मित्रों को जो इसमें मुहिम में लगे उनको धन्यवाद मैंने दिया था। लेकिन उसके बावजूद फिर थोड़ी सी बात आई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फैसला जनता पे छोड़ता हूं, और आप लोगों से निवेदन भी करता हूं कि जो अगला मुद्दा आप चाहते हैं वही हम उठाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जितना प्यार आपने पहले एपिसोड में दिया, आपके व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू जितने प्रश्न आए, आप और अधिक से अधिक प्रश्न भेजें, ताकि मैं आम आदमी की आवाज और आम आदमी का चेहरा यहां बैठ के आपके प्रश्नों का जवाब इन जनप्रतिनिधियों से ले लूं। और धन्यवाद दो दोनों को आज की धुआंधार बहस के लिए। पूर्णा जी, लक्ष्मण जी, धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने समय निकाला और इस प्रोग्राम में एक स्वस्थ बहस करी। धन्यवाद। रुके ना तू, थके ना तू हार कभी मानना, चट्टान सा रख हौसला और खुद को पहचानना, देख आसमां को और ऊंची उड़ान रख, अर्जुन के तीर की तरह तू लक्ष्य पर ही ध्यान रख। जियाना